हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 14 देखने वाले हैं। लेसन का नाम है ते जीवनदायी झाड़, मतलब जीवन देने वाला पेड़। इसके ऑथर है भारत सासणे। ईयर है 1951। ये बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक, कथाकार, नाटककार, कादम्बरीकार, मतलब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज भी लिखे हुए हैं, स्टोरीज लिखे हुए हैं। उनके नाम हैं अनर्थ, लाल फुलांचे झाड, रात्र, चिरदाह हे कथासंग्रह आहेत। सर्प, दूर तेथे दूर तेव्हा या लघु कादंबऱ्यासुद्धा प्रसिद्ध आहेत। फलदायी व जीवनदायी लिंबाचे झाड आणि मानवी जीवन यांची सुंदर सांगड घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केला है। तो इस पाठ में आज हम क्या देखने वाले हैं, फलदायी और जीवनदायी, मतलब फल फूल देने वाला, जो बहुत ही अच्छा एक नीम के पेड़ के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। ये पेड़ उनको बहुत ही जीवनदायी लगा, ऑथर को बहुत ही जीवन देने वाला लगा। और वो क्यों लगा, तो इसके बारे में उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है। मी राहत होतो त्या घराच्या मागे एक लिंबाचं झाड होतं। लिंब म्हणजे कडुलिंब नव्हे। ऑथर ने कहा है जिस घर में वो रहते थे तो उनके घर के बैक साइड में एक नीम का पेड़ था। नीम मतलब कड़ू नीम जो रहता है ना, वो एक मेडिसिन का पेड़ रहता है। तो कड़ू नीम नहीं, उन्होंने प्रॉपर नीम कहा है, मतलब नींबू जो हम लोग लेमन खाते हैं ना, तो उस लेमन का पेड़ था। वो उनके घर के बैक साइड में था। आपण खातो त्या लिंबाचं झाड, मतलब हम लोग जो लेमन खाते हैं ना, उस लेमन का ही पेड़ उनके घर के आसपास था, मतलब बैक साइड में था। खिडकी लगतच होतं ते काटेरी आणि लिंबाच्या फळांनी गच्च लगडलेलं झाड असं। खिड़की लगत मतलब खिड़की के एकदम साइड को चिपक के जैसे, खिड़की लगत मतलब खिड़की के एकदम साइड में ही वो पेड़ था। उसको काटेरी मतलब कांटे वाला था, और लिंबाच्या फळांनी मतलब बहुत सारे नींबू उस पे आए हुए थे। लसलशीत, हिरवगार आणि चैतन्यमय। लसलशीत हिरवगार मीन्स बहुत एकदम ग्रीन, उसका कलर जैसे दिखाई दे रहा है ना फोटो में, अच्छा खासा एकदम ग्रीन और हरा भरा पेड़, जिसको देख के बहुत ही आनंद आए, ऐसा पेड़ वो दिखता था। प्रदेश सगळा उन्हाचा होता। प्रदेश मतलब वहाँ की जो उनका जो गांव या वहाँ पे जो रहते थे ना, तो उधर का एरिया, मतलब वहाँ का एरिया है ना, वहाँ पे पूरा ही गर्मी वाला था। त्या भागात एकूण उन्हाळा जास्त, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं रहते थे उस एरिया में, इसी वजह से धूप भी ज़्यादा रहती थी। आसमंत तापून जाई, त्या भागात एकूण उन्हाळा जास्त, आसमंत तापून जाई मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, इसकी वजह से पूरी ज़मीन है बहुत ज़्यादा गर्म होती थी। आसपासची ज़मीन तापून करपून तपकिरी पडलेली दिसे। ज़मीन का कलर ये भी बहुत ही अलग था, मतलब थोड़ा सा गर्मी की वजह से एकदम ब्राउन पड़ चुका था। जी झाड़ं आसपास होती ती मलूल आणि काळपट हिरवी दिसत। आजू बाजू में मतलब वहाँ के एरिया में बाकी सब जो पेड़ रहते थे, तो वो कैसे दिख रहे थे, उनका कलर इतना फ्रेश नहीं था। वो बहुत ही बिना पानी का पौधा कैसे दिखता है, उसी तरीके से वो फ्रेश नहीं दिखते थे। आणि पाणथळ तर परिसरात कुठंच नव्हती। पाणथळ मतलब बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं वहाँ पे। कहीं खड्डे में या बोर रहता है, कहीं वेल रहती है, तो आजू बाजू में कहीं पे भी पानी का कोई नामो निशान नहीं था। सगळीकडे शुष्क कोरडी ज़मीन, मतलब बहुत ही ड्राई प्लेस थी वो धूप की वजह से। घर सुद्धा तापून निके, इसकी वजह से क्या होता था, घर में गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। सगळ्या पार्श्वभूमीवर ते झाड म्हणजे विलक्षण जीवनमयी आणि जीवनदायी वाटे। इस सबको देखा, मतलब उनका जो एरिया जो आजू, मतलब वहाँ का जो उन्होंने देखा कि साइड में जो भी पेड़ रहते थे या उनका घर, या मतलब उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती थी उस एरिया में, लेकिन उन सब में ये पेड़ बहुत ही जीवनदायी दिखाई देता था। खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेले हे लिंबाचे झाड म्हणजे सभोवतालच्या सजीवांच्या दिलाशाचं केंद्र झालं होतं। मतलब भिंतीच्या उंचीचं मतलब अच्छे खासे दीवार तक बड़ा हुआ ये पेड़ था। तो सभोवतालचे सजीव, सभोवताल मतलब वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ पे जो भी साइड में जो भी सजीव है, सजीव मतलब आगे उन्होंने मेंशन किया है कि वहाँ पे कौन कौन रहता था। सजीव मतलब जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या पंछी, इन सबको उन्होंने सजीव जो बोला है। तो उन सब का एक वो स्पॉट एकदम फेमस स्पॉट बन चुका था और फेवरेट भी था। हे माझ्या लक्षात आलं।
त्या झाडाखाली काळीभोर सावली असे। त्या झाडाखाली काळीभोर सावली मतलब छाँव। देखो पेड़ तो बड़ा रहेगा तो उसकी छाँव भी तो अच्छी आएगी। तो काळीभोर सावली मतलब अच्छी खासी छाँव उसकी मिलती थी। मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाई, त्यामुळे जमिनीत नेमकी तिथंच ओल असे। मोरीचं पाणी मतलब मोरी मतलब गांव में ऐसा बड़ा बाथरूम नहीं रहता है, लेकिन एक ऐसी स्क्वायर ऐसी जगह रहती है जहाँ पे पानी भरा रहता है, बाल्टी भरी रहती है। खाने के बाद हम लोग वहाँ पे जाके हाथ भी धो सकते हैं, जैसा बेसिन रहता है लेकिन ये बड़ी जगह थोड़ी सी रहती है, तो उसको बाथरूम जैसा ही रहता है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे हम हाथ मुंह धो सकते हैं, तो उसको मोरी कहा जाता है। तो उसका जो पानी निकलता था, ये लोग फ्रेश होते हैं, हाथ पाँव धोते हैं, तो उसका जो पानी रहता था तो वो पानी बराबर जाके वहाँ पे पेड़ के नीचे जाके जम जाता था, त्यामुळे ज़मीनीत नेमकी ओल तिथेच असे। इसकी वजह से क्या होता था, अपने आप पेड़ को भी पानी भी तो मिलता था और उस पेड़ की आसपास की ज़मीन है वो अच्छी खासी ठंडी और गीली रहती थी। त्या ओलसर ज़मीनीत मला काही शंख दिसू लागले। आपने देखा है ना, बीच के साइड में हमको शंख शिंपले जैसे बोलते हैं ना, वैसे दिखते हैं। तो इसी तरह के से जो शंख है वो ऑथर ने देखे कि वो ज़मीन थोड़ी सी गीली थी, इसीलिए उसके आसपास उनको शंख दिखाई दिए। आज इथं दिलेला शंख उद्या तिथं दिसे, म्हणजे आज इथं दिसलेला शंख मतलब आज अगर हम लोगों ने देखा है शंख इधर है, तो दूसरे दिन क्या होता था, वो शंख थोड़ी सी दूर जाके दिखाई देता था। ऐसा क्यों होता था, रात्री तो बराच सरकलेला असे, लहान मोठे अनेक शंख मग दिसून येऊ लागले। रात को वो बहुत ही आगे जाके मतलब उनको जिस जगह सुबह है तो देखते थे कि मॉर्निंग में है, तो मॉर्निंग रात भर वो शंख है वो आगे जाके पड़ा हुआ दिखाई देता था। क्यों दिखाई देता था, मग माझ्या लक्षात आलं की या झाडाखाली गोगलगाईंची वस्ती आहे, मतलब स्नेल वहाँ पे है। इसकी वजह से वो स्नेल के ऊपर मतलब वो शंख के नीचे वो स्नेल रहा करती थी, तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे चलती थी शंख उसके साथ साथ आगे आगे जाते थे। इतक्या मोठ्या आकाराच्या गोगलगाईंची वस्ती मी प्रथमच पाहत होतो आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं की त्या गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चालतात। मतलब ऑथर ने क्या देखा कि इतनी बड़ी, मतलब उन्होंने देखा कि गोगलगाय जो स्नेल है वो इतनी बड़ी साइज़ की तो वैसे रहती नहीं है, लेकिन उन्होंने जो देखी वो अच्छी खासी बड़ी साइज़ में देखी, वो भी उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी। और इतने सारे वहाँ पे एक ही नहीं थी स्नेल, बहुत सारे स्नेल थी। वस्ती मतलब उनका जो ग्रुप से रहते हैं वो ऐसे ग्रुप करके रहते थे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा इतने बड़े गोगलगाय मतलब इतने बड़े स्नेल को फर्स्ट टाइम देखा था। और उन्होंने ये भी देखा कि वो स्नेल अपने पीठ पे वो शंख लेके चलती है, लेकिन त्या झाडावर ही चढ़तात, सिर्फ चलती नहीं है कि उनको लेके वो स्नेल अपने पीठ पे शंख लेके पेड़ पे भी चढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। फांदीवर चिकट रंगानं बरबटलेल्या गोगलगाई पाहणं, त्यांचा प्रवास निरखणं हा माझा आणि लहान मुलांचा कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता। फांदीवर मतलब पेड़ पे चढ़ने वाले इस स्नेल को देखना, उनका पूरा ट्रैवलिंग मतलब वो कैसे चल रही है, कैसे जा रही है, कैसी दिख रही है, उनका ग्रुप कैसे लग रहा है, ये सब देखने का ये जो ऑथर को भी आनंद मिल रहा था और बच्चे भी बहुत छोटे बच्चे भी बहुत एन्जॉय कर रहे थे। लवकरच एक पारव्याची जोडी त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली। लवकरच पारव्याची जोड़ी, पारवा मतलब पिजन रहते हैं ना, तो वाइट पिजन को जोड़ी, वाइट पिजन की एक जोड़ी, वाइट कपल मतलब वाइट पिजन का एक कपल उनको दिखाई दिया। त्या जोडीनं काड्यांचं एक घरटं त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली। तो उन्होंने पिजन ने अपना घर बनाया था, वहाँ पे घोंसला बनाया था। कैसे बनाया था, जोड़ी न काड्यांचं मतलब छोटे छोटे पेड़ की लकड़ियाँ, छोटी छोटी मतलब काड़ी रहती है, तो उनको उन्होंने इकट्ठा करके उस नीम के पेड़ पे अपना घोंसला बांधने के लिए मतलब घोंसला बनाने की शुरुआत की थी। खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुंजाच्या डोळ्यांची लुकलुकत्या नजरेची पारवी दृष्टीस पडे। खिड़कीतून किंवा दारातून मतलब दरवाजे से या विंडो से हम लोग अगर देखेंगे तो गुंजाच्या डोळ्यांची, गुंजा मतलब एक बीड्स रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोती वगैरह कैसे रहते हैं, पर्ल्स रहते हैं, वैसे ये बीड्स का ही एक ये है गुंजा नामक। तो गुंजे की साइज़ रहती है, बीड्स कितने छोटे छोटे रहते हैं ना, मोती वगैरह थोड़े छोटे छोटे, वैसे गुंजा तो उनके साइज़ की उनकी आँखें जो एकदम लुकलुकते डोळे मतलब चमकदार, थोड़े से चमकते थे, वहाँ से पेड़ के ऊपर से उनको दिखाई देते थे, उनकी नज़र उन्हें दिखाई देती थी। भोवतालच्या
रखरखीतून त्या जोडीनं एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता. भोवतालच्या रखरखीतून मतलब आजू में जो जितनी भी गर्मी थी तो उनको भी थोड़ा सा मतलब छाँव चाहिए थी अपना घर बनाने के लिए. तो उन्होंने अच्छी खासी ये नीम के पेड़ की जगह ढूंढ निकाली थी. माझा मुलगा तिथं वारंवार जाऊन पाही म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. ऑथर ने कहा है मेरा लड़का बार बार जाके उस कपल मतलब उस पिजन की जोड़ी को हमेशा देखता रहता था. उसकी वजह से वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गए. मतलब पंछियों को डाउट आता है कि कोई हमें देख रहा है बार बार, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो वहाँ से मतलब पिजन की जोडी वहाँ से निकल गई. चिमणे आणि इतर पक्षी यांनाही ते झाड नेहमी गजबजलेलं असे. चिमणे आणि इतर पक्षी मतलब स्पैरो और बहुत सारे अलग अलग पंछी, अलग अलग बर्ड्स वहाँ पे पूरे उस पेड़ पे रहते थे. जणू गाणं बहरतं संगीतमय झाड मतलब वो एकदम म्यूजिकल ट्री बन चुका था. तुरेदार बुलबुल आणि पोपट तिथे दिसत असत. मतलब बुलबुल नामक जो बर्ड है वो भी रहते थे और वहाँ पे पैरट भी बहुत सारे रहते थे. ते सगळ्यांचं झाड म्हणजे सगळ्यांचे एक केंद्र आणि आकर्षण मतलब सबका एक अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका था. पशु मतलब जो बोलते हैं ना, पंछी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको वही पेड़ अच्छा लगता था. एक आश्वासनाचं झाड, एक विश्वासाचं झाड. बहुत मतलब क्या होता है जब कोई पंछी उस पर घोंसला बनाता है तो बहुत विश्वास से बनाता है. मतलब बहुत सजीव का विश्वास उस पेड़ पे था, ऐसा वो पेड़ था. कलकलाट आणि गजबजाट. कलकलाट आणि गजबजाट मतलब क्या? कलकलाट गजबजाट मतलब अभी पंछी रहेंगे तो अपने अपनी आवाज़ निकालते हैं. बुलबुल अलग आवाज़ निकालती है, स्पैरो अलग है, पैरेट का आवाज़ अलग है. तो सबकी वजह से वो मिक्सिंग आवाज़ में एकदम कलकलाट हो जाता था. वहाँ पे बहुत सारा म्यूजिकल शो रहता था वहाँ पे. तो ये म्यूजिकल ट्री बन चुका था. त्या झाडानं जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवीन आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं. मतलब सबकी एक आशा उस पर बनी थी. सबको एक जीवन उसने दिया था. किसने? उस पेड़ ने. ठीक है. ते आश्वासन कंठोकंठी दूरपर्यंत पोचून भोवतालच्या तप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडं थव्याथव्यानं येत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मतलब दूर से भी कोई पंछी देखता था कि ये हरा भरा पेड़ है तो बहुत ही विश्वास के साथ वहाँ पे हमको ठंडावा मिलेगा. मतलब अच्छा खासा हमको छाँव मिलेगी, ठंड लगेगी, अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा. इसी विश्वास से वहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे पंछी उस पेड़ के नीचे रहने के लिए आ गए. मतलब पेड़ के ऊपर रहने के लिए आए, ऐसे ऑथर ने कहा है. झाडाखाली मुंग्यांचं सुद्धा एक वेगळं विश्व होतं. चींटियों का भी मतलब चींटियाँ देखी है ना, किसी किसी पेड़ के नीचे लाल चींटियाँ या काली चींटियाँ रहती है ना, तो वो भी वहाँ पे बहुत सारी रहती थी. अनेक रंगी कीड़े सुद्धा त्या दलदलीत होते. जहाँ पे पानी जमता था ना बच्चों, तो उस एरिया में छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जो रहते हैं ना छोटे छोटे, वो भी दिखाई देते थे. एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली. मतलब स्नेक जो अपना कवर छोड़ देता है ना, तो उसकी भी कवर उन्होंने देखा था. झाडावर खारीची वस्ती तर होतीच, पण थंड सावलीत कुत्रीही तिथं विसाव्याला यायची. मतलब स्क्विरेल मतलब पेड़ के ऊपर. और उन्होंने बहुत सारा बताया. देखो अलग अलग पंछी तो बताए हैं, म्यूज़िक बताया है, उसके साथ उन्होंने इसमें क्या बताया कि स्क्विरेल का भी मतलब स्क्विरेल भी ग्रुप से रहते थे. 2-4 स्क्विरेल उन्होंने देखे होंगे. वस्ती थी मतलब उनका भी ग्रुप वहाँ पे पेड़ पर रहता था. पण थंड सावलीत कुत्रीसुद्धा विसाव्याला यायची. इस मतलब छाँव के नीचे डॉग्स भी वहाँ पे बैठा करते थे आके. फुलापासून ते फळापर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहावयास तर मिळाला नाही. फुलापासून फळापर्यंत मतलब पेड़ में जब फ्रूट्स आते हैं तो उससे पहले क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं. तो उसके ऊपर के फ्लावर्स या उसके ऊपर जो भी लेमन आए थे तो वो किस तरीके से आए, उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ. ऑथर ने बोला है कि इतना सब मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन लास्ट टाइम मतलब धीरे धीरे जब से उसको फ्लावर्स आए या लेमन आए तभी मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया था. लेकिन शेवटच्या बहरात फुलं आलेली पाहिली. लेकिन लास्ट टाइम में जैसे जैसे वो अच्छे से डेवलप हुआ तो तभी मैंने उसको अच्छे से ऑब्झर्व किया. ही फुलं चिमुकली आणि मंद गोड वासाची आणि अद्भुत फळ देणारी आश्वासन घेऊन आलेली असत. उन्होंने बोला है कि पेड़ पे जो भी फ्रूट्स मतलब लेमन आने से पहले जो फ्लावर्स आते हैं, तो मैंने जो लास्ट में जो देखा है कि लास्ट सीज़न में उन पे जो फ्लावर्स आए थे वो बहुत ही
छोटे से थे और मंद गोड, एकदम स्लो और एकदम स्वीट स्मेल के थे. अद्भुत फळदार आश्वासन घेऊन आलेली होती. फुलांमुळं लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चिमुकल्या पऱ्या उडू लागल्या. फुलांमुळे मतलब फ्लावर्स की वजह से पेड़ के आजू बाजू में पंखधारी चिमुकल्या पऱ्या, इसका इनका मतलब इसमें क्या बताया है कि बटरफ्लाई. ठीक है, बटरफ्लाई बहुत सारे उसके साइड बाय साइड उस फ्लावर्स के साइड में उड़ने लगे थे. फुलपाखरं आणि रंगीत उड़ते कीटक. फुलपाखरं मतलब ही बटरफ्लाई और अलग अलग छोटे छोटे कीटक जो वहाँ पे फ्लावर्स के आजू बाजू मंडराते रहते थे. फूल चुके चिमुकले पक्षी आणि भूंगे. वहाँ पे भूंगे भी थे और छोटे छोटे पंछी. छोटे छोटे फूल में क्या बनते हैं, हनी भी जाते हैं ना फूल के अंदर जैसे. तो आगे उन्होंने वो भी बताया है. एका छोट्या फांदीवर मधमाशांचं पोळंही रचलं जाऊ लागलं होतं. मतलब पेड़ इतना हरा भरा था, सारे पंछी सारे लोग वहाँ पे जमते थे, तो ग्रुप करके रहते थे. उसके साथ और भी क्या था, तो हनी भी अपना देखा है ना, हनी भी का घोंसला कितना बड़ा रहता है जहाँ से हम हनी निकालते हैं. अच्छा रहता है लेकिन डेंजर भी तो रहता है, हम लोग उसे हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते. तेव्हा मात्र खिड़कीतून, मतलब उन्होंने देखा, जब भी ऑथर ने देखा कि मधुमक्खी का वो जो घर बना रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डर लगा. तेव्हा मात्र खिड़की लावून घ्यावी असं वाटू लागलं. मतलब तभी उन्हें लगा कि खिड़की बंद कर ली या क्लोज कर ली तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हनी भी अगर घर में घुस जाती है तो शायद काट लेती है, और वो काटने वाला मतलब उनका दंश बहुत ही डेंजर रहता है, बहुत ही पेनफुल रहता है. तो इसीलिए ऑथर ने कहा, तभी हमको लगा कि हनी बी को हमने देखा तो हमें डर लगा थोड़ा सा, तभी लगा कि हम लोग शायद विंडो क्लोज कर लेंगे तो अच्छा रहता था. पण त्या माशांनी कधी कुणाला दंश केला नाही. मतलब वो कभी भी अभी तक, मतलब जब तक हम लोग उनको छूते नहीं, उनको छेड़ते नहीं ना, तब तक वो उड़ती नहीं है, हमको कुछ भी नहीं करती. तो ऑथर ने कहा कि हमें भी उन्होंने कभी भी दंश किया नहीं या कुछ काटा नहीं. इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.